फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसे कि आप टॉपिक आज का देख रहे हैं सीईटी कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के एमपीएमएसयू के जो भी क्वेश्चंस 2018 का पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जो कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2018 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एजुकेशन। फर्स्ट, एजुकेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल विद अ व्यू टू प्रोड्यूस द परमानेंट चेंज इन हिज हैबिट्स बिहेवियर थॉट्स एंड एटीट्यूड। तो जो एजुकेशन वो क्या है, इंडिविजुअल क्या है, परमानेंट चेंज है। इंडिविजुअल का परमानेंट चेंज किस किस में होता है, हैबिट चेंज होती है, बिहेवियर थॉट्स और एटीट्यूड। ये किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate power। अब सेकंड डेफिनेशन में क्या है, जो एजुकेशन है वो क्या है, नेचुरल है और हारमोनियस डेवलपमेंट है। हारमोनियस क्या है, दोनों में बैलेंस बनाने वाला। डेवलपमेंट ऑफ मैंस इन्नेट पावर, जो इन्नेट मतलब क्या होता है, जन्मजात, जो भी जन्मजात पावर है मैन की, उसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट। ये किसने दिया था, प्रिस्टोलॉजी ने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन है एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन एंड इट्स द समथिंग विच मेक्स द मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। ये किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो हम लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट आता है लर्निंग इज ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस। सेकेंड है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। थर्ड है लर्निंग इज ग्रोथ। फोर्थ है लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। फिफ्थ है लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। नेक्स्ट है लर्निंग इज पर्पसफुल। नेक्स्ट है लर्निंग इज इंटेलिजेंट। फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर। फिर नेक्स्ट है लर्निंग डिपेंड्स अपॉन इंसाइट। फिर है लर्निंग इज सेलेक्टिव एंड क्रिएटिव। उसका नेक्स्ट है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। तो हम देखते हैं लर्निंग इज ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, जो लर्निंग में किसी भी प्रकार का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, किसका, नॉलेज का। ये एक क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। जितना हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे उतना हमारा ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। यही हमारी फर्स्ट क्या है, लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। जो लर्निंग होती है वो क्या करती है, इंडिविजुअल को न्यू सिचुएशन में, न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करती है। तो हमारी ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग इज ग्रोथ मतलब जो लर्निंग है, लर्निंग के कारण हमारी फिजिकल बॉडी एंड हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो दोनों में क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे चाइल्ड होता है उसका बोथ मेंटली और फिजिकली ग्रोथ होता है। उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या वो डेली एक्टिविटी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, मेंटली और फिजिकली दोनों ग्रोथ होती है। तो ये इसका ये क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक का। फोर्थ पॉइंट क्या है, लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो लर्निंग में हमारा बहुत अच्छा क्या होता है, हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जिसमें क्या होता है, हम अगर हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारी हेल्दी लर्निंग होगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज बोथ। तो हमारी लर्निंग होती है वो क्या है, नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, ये क्या होती है, सोशली भी होती है। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या फिर ग्रुप, पेयर ग्रुप, ये सब हो गया। फिर लर्निंग इज पर्पसफुल। इसमें क्या है, जो लर्निंग होती है वो ऑलवेज पर्पसफुली होती है। हम किसी भी पर्पस के कारण ही लर्निंग करते हैं। जैसे अभी हमारे एग्जामिनेशन है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं कि हम अच्छे से एग्जामिनेशन को पास आउट हो सके एग्जामिनेशन में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग इज इंटेलिजेंट। लर्निंग इज ऑलवेज इंटेलिजेंट। अगर हम लर्निंग करते रहेंगे, कंटिन्यूअस हम लर्निंग करेंगे तो हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो इंक्रीमेंट उसका होते रहेगा। लर्निंग इज एक्टिव। इसमें लर्निंग इज एक्टिव में क्या जाएगा, जो एक्टिविटी होती है लर्नर की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट पर्पस और सेल्फ एक्टिविटी के बिना लर्निंग नहीं होती है। जैसे जो लर्नर होते हैं उनका सेल्फ एक्टिविटी मोर होना चाहिए किससे, टीचर से।
अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। जो लर्निंग होती है कैसे कंडक्ट ऑफ लर्नर को अफेक्ट करती है। हर लर्निंग के बाद में जो लर्नर होता है उसका मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। तो ये क्या प्रूव करता है कि लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। फिर नेक्स्ट है लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर। अब क्या है, जो बहुत सारी लर्निंग होती है उसका हम आउटकम देखते हैं। पहले तो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे चूहा या फिर बिल्ली वाली हमने जो लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में जो कहानियाँ पढ़ी थी, हमने थ्योरीज पढ़ी थी, लर्निंग की थ्योरी थी उसमें ही क्या था, ट्रायल और एरर की एक थ्योरी थी जिसमें वो क्या करती है, फर्स्ट टाइम मिस्टेक करेगी, फिर लर्निंग करके थोड़ा सा सीखेगी, फिर ऐसे ऐसे करके वो लास्ट में अपने गोल तक पहुंच ही जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग डिपेंड्स अपॉन इनसाइट। जो लर्निंग होती है वो क्या किस पर डिपेंड करती है, हमारे नॉलेज और स्किल पर डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरीके से लर्न कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है लर्निंग इज सेलेक्टिव एंड क्रिएटिव। जो लर्निंग होती है बोथ सेलेक्टिव भी होती है और क्रिएटिव भी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग अगर लर्नर ने किया है वन सिचुएशन और वन कंटेंट का, तो वो उसी चीज़ को कहाँ पे दूसरे अनदर कंटेंट के ऊपर क्या करेगा, अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो हमारे ये क्या हो गया, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं एक बार फिर से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट डाउन भी आप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा सीईटी में। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट का सी नंबर का क्वेश्चन, हाउ टू फॉर्मुलेट द जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या जाएगा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिफाइन एज व्हाट द स्टूडेंट शुड be able to do at the end of learning period that they could not do beforehand। ये दिया था अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट 1991। अब इसमें गिलबर्ट ने क्या कहना चाहा है कि जो स्टूडेंट है वो लर्निंग पीरियड के बाद में वो सब करने में सक्षम होते हैं जो वो उससे पहले नहीं कर सकते थे। ये उनने कहा है कि द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। लर्निंग पीरियड के बाद में वो सब करने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। दे कुड नॉट डू बिफोर हैंड, जो वो लर्निंग पीरियड के पहले नहीं कर सकते थे। ये किसने कहा, गिलबर्ट ने कहा 1991 में। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट अ टीचर होप्स हिज एंड हर स्टूडेंट कैन accomplish एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एंड हर टीचिंग गुड्स। अब इसमें क्या है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसके उद्देश्य है, शिक्षक है हमारा जो टीचर है उसकी क्या उम्मीद है कि उसके स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, टीचिंग के बाद में क्या हासिल कर सकते हैं। ये सेकंड हमारी क्या है, डेफिनेशन है। फिर है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव और थर्ड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो हम फर्स्ट देखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या है, कॉरस्पॉन्ड टू द फंक्शन of the type of health personnel train in an establishment। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, प्रोवाइडिंग प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव केयर टू द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन हेल्थ एंड इन सिकनेस। इसमें क्या है, जो कम्युनिटी के पीपल हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको क्या प्रोवाइड करना, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव केयर को प्रोवाइड करना। जो हेल्दी पीपल भी हैं और सिक पीपल भी है, दोनों को प्रोवाइड करना। फिर हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, अराइव्ड एट बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोवर्बियल फंक्शन इनटू कंपोनेंट एक्टिविटी विच टुगेदर इंडिकेट द नेचर ऑफ दोज फंक्शन। हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लानिंग एंड कैरिंग आउट अ ब्लड सैम्पलिंग सीजन फॉर अ ग्रुप ऑफ एडल्ट इन कम्युनिटी। इसमें बोला क्या है, जो कम्युनिटी के एडल्ट है उसमें हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है और कैरिंग आउट करने किसके लिए, ब्लड सैम्पलिंग लेने के लिए। तो यह हमारा हो गया इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, कॉरस्पॉन्ड टू प्रिसाइज प्रोफेशनल टास्क दोज रिजल्ट आर ऑब्जरेबल एंड मीजरेबल अगेन क्राइटेरिया। एग्जाम्पल देखते हैं, यूजिंग अ सिरिंज टेक अ सैंपल फ्रॉम द क्यूबोइटल वेन ऑफ एन एडल्ट। हम इसमें क्या बता रहे हैं, हम कैसे उसका प्रोसेस कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल
ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के क्या डोमेन्स होते हैं ये हम देखते हैं। देयर आर द 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो हम फर्स्ट देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, कॉग्निशन मतलब माइंड से रिलेटेड होता है, माइंड और हमारे नॉलेज से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव डोमेन इज द नॉलेज आर माइंड वेस्ड। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो क्या करता है, माइंड और हमारे नॉलेज पे वेस्ड होता है। दिस इंक्लूड्स द रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रिकॉल होता है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट होता है, प्रोसीजरल पैटर्न होता है, कॉन्सेप्ट दैट सीवियर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड स्किल्स होता है। हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट द स्टूडेंट इज एबल टू डू। अब जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका एग्जांपल क्या है कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एबल टू डू क्या करने में सक्षम है। फिर हम देखते हैं अफेक्टिव एंड एल्टीट्यूड डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं। ये हमारे बिहेवियर पर बेस्ड रहती है। द अफेक्टिव डोमेन इज बेस्ड अपॉन बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड मे बी लेबल्ड एज बिलीव्स। जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो किस पे बेस्ड रहता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बेस्ड रहता है और हमारे बिलीव्स पे। द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड द मैनर इन विच वी डील थिंग्स इमोशनली सच एज फीलिंग, वैल्यू, एप्रिसिएशन, एथोसिएज्म, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो कैसे डील करते हैं चीज़ों को, इमोशनली डील करता है। उसमें हमारा फीलिंग आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन सब आ जाता है। अब हम उसके एग्जांपल देखते हैं। फीलिंग एंड चॉइस, हाउ द स्टूडेंट चूज टू एक्ट, ये उसका एग्जांपल है। अब हम देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या है, प्रैक्टिकल स्किल होता है और फिजिकल स्किल्स होती हैं। जो साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड द फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल एरिया। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। व्हाट द स्टूडेंट कैन परफॉर्म। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट को। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर द स्टेटमेंट ऑफ दोज डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। अब हम इसके एक एक स्टेप समझेंगे। स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। According to Rolf Tyler, there are the 9 essential tasks and steps in formulate the educational objective. फर्स्ट आ जाएगा क्या, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ लर्नर। सबसे पहले हमें क्या करना है, लर्नर की नीड को आइडेंटिफाई करना। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑफ नीड ऑफ सोसाइटी। फिर हमें सोसाइटी की नीड को क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, स्टडिंग द सजेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स। स्टडी करना है और सजेशन किसके लेना है, एक्सपर्ट्स के। फिर फोर्थ आ जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ फिलोसॉफी। फिर हमें क्या बनाना, फिलोसॉफी बनाना है। फिर फिफ्थ आ जाएगा स्टार्टिंग द ऑब्जेक्टिव गैदर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो ऑब्जेक्टिव हैं हमको वेरियस सोर्सेज से क्या करना है, गैदर करना है, इकट्ठा करना है। फिर सिक्स पॉइंट आ जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। हमें क्या करना है, फॉर्मुलेशन करना किसकी, थ्योरी ऑफ लर्निंग की। फिर आ जाएगा स्क्रीनिंग द ऑब्जेक्टिव थ्रू एजुकेशनल फिलोसॉफी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। में एट्थ आ जाएगा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव क्लियरली इन टर्म ऑफ कंटेंट। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को इन कंटेंट के फॉर्म में डिफाइन करना है। फिर नाइन्थ हमारा क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ चेंज इन बिहेवियर। स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के ये क्या हो गए, 9 पॉइंट्स हो गए। अब हम इसके क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मुलेटेड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आ जाएगा द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टार्टेड इन टर्म ऑफ डिजायर बिहेवियरल चेंज। सेकंड आ जाएगा ऑब्जेक्टिव शुड बी हेल्पफुल इन सेलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, शुड गाइड एंड टीचिंग एक्टिविटी। थर्ड आ जाएगा हमारा द ऑब्जेक्टिव फॉर द स्पेसिफिक स्टूडेंट शुड हैव डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द अटेनमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। फिर हमारा फोर्थ आ जाएगा द डिजायर चेंज इन बिहेवियरल मस्ट बी कंसिस्ट विद द एक्सेप्टेड बिहेवियर चेंजेस। फिर हमारा फिफ्थ आ जाएगा द ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेनेबल प्रैक्टिसेबल इन स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। जो ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, अटेनेबल होते हैं, प्रैक्टिसेबल होते हैं स्पेसिफिक लर्निंग सिचुएशन के ऊपर। फिर हमारा आ जाएगा सिक्स ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्थ वाइल कंट्रीब्यूट टू द सोशल नीड एंड सोशल चेंज। जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सोशल नीड और सोशल चेंज पे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं।
उस पर डिपेंड रहते हैं। फिर 7th आ जाएगा, द ऑब्जेक्टिव शुड बी सर्व एज मोटिवेटिंग फैक्टर टू द स्टूडेंट एंड टीचर। अब हम क्वालिटी देख लेते हैं, किसी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट होता है रिलेवेंट होना चाहिए, अनइक्विवोकल होना चाहिए, फीजेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मीजरेबल होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ए नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज गाइडेंस? गाइडेंस इज द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइस एंड एडजस्टमेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। गाइडेंस क्या है? एक हेल्प है। गाइडेंस क्या है? एक हेल्प है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दी जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एडजस्टमेंट करने के लिए। ये किसने दिया था? जॉन ने दिया था। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देम सेल्फ एंड देयर वर्ल्ड। गाइडेंस क्या है? एक प्रोसेस है जो हेल्प करती है इंडिविजुअल को खुद को समझने में और उसके वर्ल्ड को समझने में, उसके एनवायरनमेंट को समझने में। ये किसने दिया था? शर्ट जैक्स और स्टोननेस को दिया था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग? गाइडेंस इज द ब्रॉडर एंड कॉम्प्रहेंसिव। गाइडेंस क्या है? ये ब्रॉडर है, बड़ी है और कॉम्प्रहेंसिव है। और जो काउंसलिंग है वो क्या है? इन डेप्थ है और नैरो है। फिर है गाइडेंस इज द मोर एक्सटर्नल हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड हिज पर्सनालिटी। जो काउंसलिंग होती है वो पीपल को क्या करती है? अंडरस्टैंड करती है देम सेल्फ और इनवर्ड एनालिसिस करने में काउंसलिंग हेल्प करती है। गाइडेंस इज मेनली प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल, काउंसलिंग इज रिमेडियल एज वेल एज प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल। गाइडेंस डिसीजन मेकिंग इंटेलेक्चुअल लेवल, काउंसलिंग डिसीजन अटेंड इमोशनल लेवल। गाइडेंस इज जनरली एजुकेशन कैरियर एंड पर्सनल प्रॉब्लम रिलेटेड, काउंसलिंग इज मोस्टली एफर्ट फॉर पर्सनल एंड सोशल लेजर। Guidance tend to be more specific. Counseling encompasses several other fields of psychology. Guidance is focused on finding solution. काउंसलिंग रहती है वो क्या करती है? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में है ज़रूरी होती है। फिर है गाइडेंस इज जनरली एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड, काउंसलिंग इज मोस्टली ऑन पर्सनल एंड सोशल इशू। यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल ऑफ काउंसलर। हम इसमें क्या करेंगे? काउंसलर के रोल को देखेंगे कि क्या क्या रोल्स होते हैं काउंसलर के। फर्स्ट है एजुकेशनल एंड करियर गाइडेंस। जो काउंसलर होता है वो क्या करता है? एजुकेशनल और करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फिर है डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, इसमें भी रोल प्ले करता है। फिर है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिसर्च एंड इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें भी अपना रोल प्ले करता है। फिर है सपोर्टिंग इंक्लूसिव एंड असेसिबल एजुकेशन। फिर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइज़र। फिर है करियर पाथवे कंसल्टेंट होता है। फिर है डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रेनर होता है। फिर है ऑनलाइन लर्निंग फैसिलिटेटर होता है। फिर है मीडिया लिटरेसी एजुकेटर होता है। फिर है सॉफ्ट स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच होता है। फिर है साइबर सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन सेफ्टी मेंटोर होता है। फिर है ई लर्नर कंटेंट डेवलपर होता है। डिजिटल वेलबींग काउंसलर होता है। फिर है स्टूडेंट एंगेजमेंट स्पेशलिस्ट होता है। फिर है इंडस्ट्री एकेडमिक कनेक्टर होता है। फिर है असेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन एडवोकेट। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडर। ये सब क्या है? रोल ऑफ काउंसलर हैं। आप देख सकते हैं इनको अच्छे से, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या पर्पस होते हैं हमारा? इसमें फर्स्ट क्या है? असेस लर्निंग। इवोल्यूशन का पर्पस क्या है? लर्निंग को असेस करना। फिर है मीजर स्किल। फिर है इम्प्रूव टीचिंग मेथड। जैसे इवोल्यूशन होता है उसका क्या करते हैं हम? लास्ट में हम देखते हैं कि कितना हमने गेन किया है, तो हम असेस करते हैं लर्निंग को। हमने लर्निंग किया है तो वो हमने उससे कितना सीखा है, कितना स्किल
स्किल गेन किया है, क्या हमने उससे सीखा है, वो सब हम क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं लास्ट में उसका। फिर है इम्प्रूव टीचिंग मेथड, उससे टीचिंग मेथड भी इम्प्रूव होती है। फिर है टेस्ट टेक्नोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, इन्हेंस कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंश्योर स्टूडेंट इंगेजमेंट, adopt to different learning style, validate course content, monitor student progress, guide future curriculum design, provide feedback to educator, encourage accountability, support decision making, enhance learning outcome। ये सब हमारा क्या है, पर्पस है किसके, इवोल्यूशन के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू विल प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के लिए कैसे प्लान करेंगे। पहले हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन होता क्या है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट बिहेवियर, प्रोड्यूसिंग चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल रिक्वायर टू मेंटेन इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसके बिहेवियर को क्या कर जाते हैं, चेंज करते हैं, किसके प्रति, हेल्थ के प्रति। गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या गोल होते हैं। फर्स्ट है एडॉप्ट टू इलनेस और डिसेबिलिटी, क्या होता है, अडेप्ट करना किसको, इलनेस को और डिसेबिलिटी को। फिर है कोऑपरेट विद द प्रिस्क्राइब्ड थेरेपी। फिर है लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम व्हेन कन्फ्रंट विथ न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन से क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लर्न करवाता है हेल्थ एजुकेशन। फिर है प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन। हम देखते हैं असेसमेंट फॉर पेशेंट एजुकेशन। देयर आर द 4 स्टेप इन द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एजुकेशन। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा सिस्टमिकली एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ द असेसमेंट इज द लर्निंग नीड। 4 स्टेप दी गई है असेसमेंट की। असेसमेंट की कितनी, 4 स्टेप है जो क्या करता है, पेशेंट का एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करवाती है। तो जो असेसमेंट होती है वो क्या होती है, गैदरिंग डाटा होती है, मतलब हमें डाटा को इकट्ठे करने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम डाटा को इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। 4 स्टेप ऑफ असेसमेंट आर, फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट एरिया टू बी असेस्ड। हम कहाँ पे हमारा डाटा को कलेक्ट करेंगे हेल्थ एजुकेशन को, वो हमारा क्या होता है, वहाँ पे हम एरिया को, किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं कि हम कहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सेकंड हमारा होता है गैदर डाटा, फिर है डाटा को क्या करना, इकट्ठा करना। फिर थर्ड क्या है हमारा, शॉर्ट एंड कैटेगराइजेशन, कैटेगराइज डाटा। फिर है स्पेसिफाई लर्निंग नीड्स। हम देखते हैं प्लानिंग पेशेंट एजुकेशन, क्या है, द असेसमेंट इन्वॉल्वमेंट इन आंसरिंग क्वेश्चन दैट हैव द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर द पेशेंट regardless of how specific and how out of order these questions might be। हम जो प्लानिंग करेंगे हेल्थ एजुकेशन के लिए उसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना, प्रायोरिटी नीड्स देखनी है कि पेशेंट को उसकी क्या प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्पेसिफिक क्या बनाना है, हेल्थ एजुकेशन को बनाना है, और वही हमें उसके हेल्थ से रिलेटेड हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। फिर हम देखते हैं प्रोसीजर टू प्लानिंग पेशेंट एजुकेशन। फर्स्ट क्या है, प्रायोरिटाइज लर्निंग नीड्स। पहले हमें क्या करना है, उसकी लर्निंग नीड्स को क्या करना है, हमें पहले प्रायोरिटाइज करना है। फिर है नेगोशिएट विद पेशेंट एंड फैमिली। फिर है ऑब्टेन एग्रीमेंट लर्निंग कंटेंट। फिर है सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है प्लान टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। फिर है कम्युनिकेट द प्लान। फिर है डॉक्यूमेंट द प्लान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का ए, व्हाट आर क्लिनिकल लर्निंग मेथड। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो क्या क्या क्लिनिकल लर्निंग मेथड है जिससे हम क्लिनिकल एरिया में रहकर लर्निंग कर सकते हैं। क्लिनिकल लर्निंग मेथड आर स्ट्रेटजी यूज्ड इन हेल्थ केयर एजुकेशन टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन रियल एंड सिमुलेटेड हेल्थ केयर सेटिंग्स है। दीज मेथड्स इंक्लूसिव, के अंदर में क्या क्या मेथड्स आती है। फर्स्ट है बेड साइड टीचिंग। बेड साइड टीचिंग क्या है, हम पेशेंट के बेड साइड में उनको टीचिंग कर सकते हैं, या फिर लाइक हेल्थ एजुकेशन हम उनको दे सकते हैं, उनकी डिसीज़ और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम बेड साइड टीचिंग कर सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा केस बेस्ड लर्निंग।
केस बेस्ड लर्निंग क्या होती है, हमारे पास में बहुत सारे कई बार क्या होते हैं न्यू केसेस आते हैं, या फिर हम पुराने केसेस में भी हम उस केस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, हमारे नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर थर्ड आ जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या आएगा कि हम जो क्लिनिकल एरिया में वर्क करते हैं उस टाइम में जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है, किसी भी डायग्नोसिस डिसीज से लेके या फिर कुछ भी हम जो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। फिर है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, इसमें रियल वर्ड एक तैयार किया जाता है और उससे हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। फिर फिफ्थ आ जाता है क्लिनिकल रोटेशन एंड इंटर्नशिप। क्लिनिकल रोटेशन एंड इंटर्नशिप में क्या आता है, क्लिनिकल जब इंटर्नशिप लगती है तो उस टाइम में क्या होता है, 8 से 10 दिन के लिए हमें एक बोर्ड में रखा जाता है, फिर ऐसे ही हमें इंटर रोटेट किया जाता है। जितने भी बोर्ड होते हैं जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल या फिर पेडियाट्रिक हुआ या फिर साइकेट्रिक हुआ, इन सब में हमें क्या करते हैं, इंटरचेंज करके इंटर रोटेट किया जाता है। इससे हम बहुत सारे क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परसेप्टरशिप। फिर आ जाता है सेवंथ, आ जाता है शैडोइंग। शैडोइंग क्या होता है, ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनली टू अंडरस्टैंड रियल वर्ड्स एंड क्लिनिकल वर्क फ्लो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्किल लेबोरेटरीज, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ एबीएड्स। एबीएड्स ऑडियो विजुअल एड्स। अब हम देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। ऑडियो विजुअल एड्स आर द दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट इमेजेस विच इनिशिएट एंड स्टिमुलेट द रीइंफोर्स लर्निंग। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ये एक सेंसरी ऑब्जेक्ट होते हैं या इमेज होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं किसको, लर्निंग को। ये किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू वर्टन। अब हम इसके पर्पस देख लेते हैं। पर्पस ऑफ एबीएड्स। फर्स्ट पर्पस क्या है इसका, एंटीडोट टू द डिसीज ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। सेकंड क्या है, बेस्ट मोटिवेशन। थर्ड है क्लियर इमेजेस। फोर्थ है बाइकार्डियस एक्सपीरियंस। फिफ्थ है वैरायटी। नेक्स्ट है फ्रीडम। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू हैंडल एंड मैनिपुलेट। फिर है रिटेंटिव, बेस्ड ऑन मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। नेक्स्ट है हेल्प इन फिक्सिंग अप न्यू लर्निंग। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ एनर्जी एंड टाइम। नेक्स्ट है एंकरेजमेंट टू हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एजुकेशन ऑन मास स्केल। ये सब हमारे पर्पस थे एबीएड्स के। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। एबीएड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं और एक नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं। जो प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, फिल्म आती है, फिल्म स्ट्रिप आती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, पावर पॉइंट आता है, माइक्रो फिल्म आती है, स्लाइड प्रोजेक्टर आते हैं। अब नॉन प्रोजेक्टेड एड, इसके अंदर क्या आता है, ऑडियो, ग्राफिक, डिस्प्ले, एक्टिविटी और डायमेंशन। अब जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है हम उसका में एक एक देखेंगे कि ऑडियो, ग्राफिक, डिस्प्ले, एक्टिविटी, डायमेंशन, इन सब के अंदर क्या क्या हमें आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिक। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में कार्टून, ये ग्राफिक में आता है, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, मैप, डायग्राम, कॉमिक्स, ग्राफ, फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स, ये सब ग्राफ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आता है। सेकंड हमारा नॉन प्रोजेक्टेड में था ऑडियो। ऑडियो में क्या क्या आ जाता है, ऑडियो, रिकॉर्डिंग और टेलीविज़न। नेक्स्ट हमारा था डिस्प्ले। डिस्प्ले ये भी किसके अंदर है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एबीएड्स के अंदर है। इसमें आ जाएगा ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड और पैड बोर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा एक्टिविटी नॉन प्रोजेक्टेड एड। इसमें आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फील्ड ट्रिप, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ आता है हमारा डायमेंशन एड। ये मॉडल, डायग्राम, मॉकअप, ऑब्जेक्टिव, पुपेट्स और स्पेसिमेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का ए, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड एक एबीएड्स है जो ग्राफिक नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आता है। फ्लैश कार्ड आर स्मॉल कॉम्पैक्ट कार्ड अप्रोक्सीमेटली
10 into 12 inches that are flashed before a group। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, जो कितने होते हैं 10 से 12 इंचेस बड़े होते हैं। और इसको क्या करते हैं हम फ्लैश करते हैं ग्रुप के। अगर हम ग्रुप में कुछ एजुकेशन देना चाहते हैं या फिर टीचिंग देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं उसको फ्लैश करते हैं, सबको दिखाते हैं। फिर है फॉर अ टॉक सच अ हेल्थ एजुकेशन इंडिविजुअल एंड ग्रुप 10 to 12 कार्ड containing important highlights of the topic in the form of diagram, photograph, illustration, cutouts from magazines। अब ये फ्लैश कार्ड में हम कब देते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन, हमने बहुत बार हेल्थ एजुकेशन दिया होगा आप लोगों ने क्लिनिकल एरिया में जाके, उस टाइम में हम फ्लैश कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये फ्लैश कार्ड ऐसे होते हैं जो ऑल ग्रुप को समझाने के लिए, चीज़ों को दिखाने के लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट एवियर्स होता है, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या डायग्राम लगा सकते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, इलस्ट्रेशन होते हैं, कटआउट लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, फ्लैश कार्ड में। या फिर टॉपिक की हम हेडिंग्स भी दिखा सकते हैं उसमें। अब हम यहाँ पे देखते हैं गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड कंटेंट बी डिस्प्ले शुड बी केयरफुली प्लान्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लैश कार्ड। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें टॉपिक को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। हम फ्लैश कार्ड बनाने से पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस टॉपिक के ऊपर हेल्थ एजुकेशन देना है या टीचिंग देना है किसी भी ग्रुप, स्मॉल ग्रुप के सामने। सेकेंड है इल्यूस्ट्रेशन इन द फ्लैश कार्ड। इसमें क्या है, शुड बी सिंपल एंड प्रिपेयर। हमें जो फ्लैश कार्ड बनाएंगे उसको क्या करना है, सिंपली बनाना है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस। अगर हम ऐसी जगह पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें उस टाइम में क्या दिखाना है, फोटोग्राफ्स दिखानी है, डायग्राम्स दिखानी है, जिससे वो देख के समझ पाए। सेकंड आ जाएगा द नंबर ऑफ कार्ड्स शुड नॉट एक्सीड 10 to 12। हमें जो फ्लैश कार्ड है उसमें 10 to 12, 10 से लेकर 12, इससे ज़्यादा हमें कार्ड्स का उपयोग नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा कार्ड्स का उपयोग करते हैं तो वो ग्रुप को क्या कर सकता है, बोरिंग कर सकता है थोड़ा सा। द साइज ऑफ द ग्रुप शुड नॉट बी मोर देन 40। जो हमारा ग्रुप होता है जिसमें हम फ्लैश कार्ड यूज़ करने वाले हैं उसमें 40 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। बड़े ग्रुप में हम शो करेंगे तो पीपल को समझने में दिक्कत हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा अरेंज द कार्ड इन द प्रॉपर सीक्वेंस। हमें कार्ड क्यों करना, प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना है फ्लैश कार्ड को, उसी सीक्वेंस में हमें दिखाना है, जिसमें क्या होता है कि पहले हम सिंपल दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे करके स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, तो उसमें जो पीपल होते हैं उनको समझने में आसानी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक शुड बी गिवन टू द ग्रुप बिफोर डिस्प्लेइंग द कार्ड। जो हम फ्लैश कार्ड ग्रुप को दिखाने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन में, उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्ड दिखाने से पहले लोगों को क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसका ब्रीफ में बताना है। उसके बाद ही हमें क्या करना है, फ्लैश कार्ड को शो करना है। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्प्ले द कार्ड इन कॉन्ग्रुएंट विथ द कंटेंट। फिर हमें डिस्प्ले करना है किसको, कार्ड्स को डिस्प्ले करना है। फिर उसके साथ साथ हमें क्या, उस चीज़ का हमें समझाना भी है। होल्ड द कार्ड एंड टर्न टूवर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड एंश्योर इट्स व्यू बाय ऑल मेंबर इन द ग्रुप। हमें कार्ड को इस तरीके से होल्ड करना है कि जितना बड़ा हमारा ग्रुप है उसमें सभी मेंबर को वो क्या करे, शो होए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिग्निफिकेंट पॉइंट शुड बी पॉइंटेड आउट एंड कवर शुड बी टेकन नॉट टू कवर विथ हैंड। अब जो हमें क्या करना है, जो फ्लैश कार्ड हम दिखाएंगे उसमें हमें पॉइंटेड आउट करना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही तो हमें पॉइंटेड आउट करना है, और हमें कार्ड को इस तरीके से नहीं पकड़ना है कि हम पूरे हैंड में उसको क्या कवर कर लें। हमें इस तरीके से पकड़ना है कि जो हमारा कंटेंट है वो जो ग्रुप है उसको दिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है लुक एट कार्ड वाइल द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन फ्रॉम द कार्ड। जो हम कार्ड दिखा रहे हैं उस कार्ड में जो भी डायग्राम बना है या फिर जो भी क्या लिखा है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक का कोई नाम लिखा हुआ है, तो हमें उस चीज़ के बारे में लोगों को समझाना है कि ये होता क्या है। फिर है इन्वॉल्व द ऑडियंस इन डिस्कशन। तो हमें जो ऑडियंस हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो फ्लैश कार्ड में हमारे सुन रहे हैं, लिसनर्स हैं, उनको हमें क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है, जिससे हमारा क्या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी अच्छे तरीके से होगा। अब हमारा आता है यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड। फर्स्ट है एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर है गिव विजुअल इम्पैक्ट टू कॉन्सेप्ट द हेल्प द ग्रुप टू रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड।
तो हमें क्या करना है, एम्फेसाइज करना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे। फिर हमारा जो विजुअल इम्पैक्ट है वो लोगों के ऊपर अच्छा पड़ता है और उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक रिटेन रखने में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने में हेल्प करता है। फिर है कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का अटेंशन अच्छा हो पाता है। कीप द प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग, हमें इंटरेस्टिंग तरीके से क्या करना है, प्रेजेंटेशन करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ फ्लैश कार्ड। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्लैश कार्ड के। फर्स्ट है फ्लैश कार्ड कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एंड प्रेजेंट टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में और प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। सेकेंड है फ्लैश कार्ड कैन बी यूज टू अप्लाई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गेन बाय स्टूडेंट टू न्यू सिचुएशन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फ्लैश कार्ड कैन बी यूज टू रिव्यू अ टॉपिक, फ्लैश कार्ड को टॉपिक को रिव्यू करने में भी हेल्प करता है। फिर है फ्लैश कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस इन इन एलिमेंट्री क्लासेस। फिर नेक्स्ट आ जाएगा टू डेवलप द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिकॉल ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होती है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को भी क्या करता है, बढ़ाता है, रिकॉल करने की और रिकॉल करने की, रिकॉग्निशन करने की। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यूज टू अप्लाई एजुकेशनल गेम्स टू कपल लर्निंग विथ फन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का बी, एग्जीबिशन। अब हम देखते हैं एग्जीबिशन होता क्या है। ये हमें शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है जो जिसमें शॉर्ट नोट्स में ये पूछा गया है 5 नंबर में, एग्जीबिशन। अब हम देखते हैं एन एग्जीबिशन इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ सेलेक्शन ऑफ आइटम। जो एग्जीबिशन क्या होता है, एग्जीबिशन मतलब होता क्या है, डिस्प्ले करना। किसको, किसी भी, अगर हम कोई भी टॉपिक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन को, उसको क्या करना, हमें डिस्प्ले करना, दिखाना। फिर क्या है, एन एजुकेशन द टर्म एग्जीबिशन रिफर्स टू प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्ट थ्रू विच स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, इन एजुकेशन, किस में, एजुकेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के सामने एग्जिबिट करते हैं, मतलब उनको डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, वो क्या हो गया, एग्जीबिशन हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जीबिशन आर प्लान्ड डिस्प्ले ऑफ मॉडल। एग्जीबिशन क्या है, एक प्लान्ड है, हम पहले से प्लान करके रखते हैं कि हमें क्या चीज़ को हमें डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले ऑफ मॉडल्स, स्पेसिमेन, चार्ट, पोस्टर एक्सेट्रा। हम एग्जीबिशन में क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, मॉडल, स्पेसिमेन, चार्ट, पोस्टर, ये सब हम एग्जिबिट कर सकते हैं। फिर है प्रेजेंटेड द पब्लिक व्यू फॉर इंस्ट्रक्शन, जजिंग इन द कॉम्पिटिशन, एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। पर्पस ऑफ एग्जीबिशन, फर्स्ट है टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, क्या करना, लोगों में क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना। सेकेंड है टू इवोल्यूट स्टूडेंट बाय कोर्स एंड यूनिट, स्टूडेंट का क्या करना, इवोल्यूशन करना किसी भी यूनिट आफ्टर टीचिंग के बाद में। फिर है टू गिव रिकॉग्निशन टू पीपल एंड इंस्टीट्यूशन बाय इनेबलिंग देम टू डिस्प्ले। नेक्स्ट है टू इन्फ्लुएंस पीपल टू एडॉप्ट बेटर, लोगों को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, बेटर नॉलेज को गेन करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीबिशन, फर्स्ट है क्रिएट्स अवेयरनेस एंड डेवलप रिलेशनशिप विथ न्यू प्रोस्पेक्ट्स, क्या करना, लोगों में अवेयरनेस को और डेवलपमेंट को क्या करना, डेवलप करना, अवेयरनेस फैलाना। प्रोवाइड प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एन अपॉर्चुनिटी टू रीच एन ऑडियंस विथ अ डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट द फील्ड एंड द प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिटरमाइन एंड स्टिमुलेट नीड ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट आ जाएगा गैदर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आ जाएगा इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट से क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिक्विसाइट्स ऑफ एग्जीबिशन, इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट में सेंट्रल थीम टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, फिर है क्लीन एंड लेबल्ड प्रॉपरली, फिर है कलर एंड साइज कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन, वेल लाइटेड। तो जो हम एग्जीबिशन कर रहे हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को, वो हमारा क्या होना चाहिए, उसका साइज़ एक्यूरेट होना चाहिए, कलर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट या ग्रुप है उसको क्या होना, पूरे तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, दिखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वेल लाइटेड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए
और ऐसा होना चाहिए कि वो समझने में आसानी हो उस चीज़ को। नेक्स्ट है एबीएट्स शुड बी डिस्प्ले रिलेवेंट टू द थीम के अकॉर्डिंग भी हम एबीएट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग। फिर हमारा आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ एग्जीबिशन। इट इंस्पायर टू लर्न सेल्फ। ये क्या करता है, इंस्पायर करता है लर्न करने को। इट गिव्स सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा द डेवलप्ड सोशल स्किल ऑफ कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सोशल स्किल को क्या करना, डेवलप करना। नेक्स्ट आ जाएगा इट फोस्टरिंग अ बेटर कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाएगा इट डिफ्यूज एंड डिसेमिनेट नॉलेज। नेक्स्ट आ जाएगा इट फोस्टर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आ जाएगा इट कंपेल इंफॉर्मेशन विथ प्लेजर। ने इसके एडवांटेजेस देख लिया, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट क्या है, नीड इंटेंसिव प्लानिंग। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। फिर है कॉस्टलर। फिर है नीड इमेजिनेशन टू प्रिपेयर। नेक्स्ट है नीड केयरफुली इंटेंशन ऑन सेंट्रल थीम। इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके एग्जीबिशन के एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का सी, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। फर्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसमें है द प्रिंसिपल ऑफ एम। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड लर्निंग बाय डूइंग। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। जो प्रिंसिपल होता है वो किससे लिंक करता है, एक्चुअल लाइफ से लिंकिंग करके होता है और उसके अदर सब्जेक्ट से लिंक करके टीचिंग कराई जाती है। नेक्स्ट आ जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड। फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल क्रिएटिविटी। ये इसके क्या हो गए, 10 प्रिंसिपल्स हो गए। अब हम देखते हैं मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। मैक्सिमस आर द शॉर्ट स्टेटमेंट लाइक द डिक्टम दैट आर ट्रीटेड एज जनरल रूल ऑफ कंडक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट फाउंड आउट बाय टीचर आफ्टर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या है, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जैसे डिक्टम। सपोज करो कि हम लास्ट में क्या करते हैं, टॉपिक को समराइज़ करते हैं एज अ डिक्टम, लाइक बहुत ही शॉर्ट उसमें वर्डों में हम क्या कर देते हैं, पूरे चैप्टर को हम उसका क्या करते हैं, समराइज़ कर देते हैं। उस टाइप में क्या होता है, ये मैक्सिमस ऑफ टीचिंग होता है। इसमें भी क्या होता है, शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जैसे डिक्टम में होता है। दे आर कल्चरल फ्री एंड यूनिवर्सल इन नेचर। मैक्सिमस ऑफ टीचिंग होता है वो क्या होता है, कल्चरल फ्री होता है और यूनिवर्सल नेचर होता है। दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल। फिर दे एक्सीलरेट मोमेंटम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हेल्प इन अचीविंग सक्सेस इन अ क्लासरूम। फिर हम देखते हैं मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। ये कैसा होता है, नोन फ्रॉम नोन टू अननोन होता है। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट को नोन चीज़ें होती हैं उस चीज़ को उससे हम अननोन की साइड ले जाते हैं, तो उनका क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, हम अगर टीचिंग में सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों को बताते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स की ओर ले जा लेंगे तो जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स के लर्निंग करने का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर आ जाएगा फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम होल टू पार्ट। फिर आ जाएगा फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। फिर आ जाएगा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये मैक्सिमस ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जैसे हम किसी भी लेसन को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पूरा लेसन हम पढ़ते हैं, तो उससे क्या जर्नी है इसकी, पूरे लेसन को पढ़ने से लेके उसको समराइज़ करने तक का सफ़र समझो। कि हम पहले क्या करते हैं, पूरे लेसन को समझते हैं, फिर लास्ट में एज अ समराई हम समराइज़ करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, एक पूरा रिजल्ट निकल जाता है। इसी तरीके से ये क्या होता है, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग होता है।
एक बड़े चीज़ को हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम बहुत कभी क्या होता है, बहुत बड़ा हम क्या लेते हैं, एक सेशन लेते हैं, तो उसका हम क्या बना लेते हैं, फुट नोट्स बना लेते हैं। उस तरीके से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का डी, माइक्रो टीचिंग। हम देखते हैं माइक्रो मतलब स्मॉल, टीचिंग मतलब टीच करना, टीचिंग करना। तो माइक्रो से ही हमें समझ में आ रहा क्या होता है, ये स्मॉल होती है, कम टाइम ड्यूरेशन की होती है, इसमें कम कंटेंट को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और टीचिंग करवाई जाती है। अब हम देखते हैं ए ट्रेनिंग प्रोसीजर एम एट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलर टीचिंग प्रोसेस। ये क्या होती है, एक टीचिंग प्रोसीजर होता है जिसमें क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। फिर आ जाएगा द ट्रेनी इज इंगेज्ड इन द स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन, स्केल डाउन इन टर्म ऑफ क्लास साइज, स्मॉल ग्रुप 4 to 6 पीपल्स, लेंथ ऑफ क्लास टाइम 5 to 10 मिनट्स। इसमें क्या होती है, जो ट्रेनीज होती हैं वो कितने होते हैं, 4 to 5 होते हैं, मतलब जो ट्रेनीज की संख्या है वो भी क्या रहेगी, इसमें कम रहेगी, और जो लेंथ रहेगी क्लास की, टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। टीचिंग टास्क प्रैक्टिसिंग एंड मास्टरिंग ऑफ द स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, दैट इज लेक्चरिंग हो सकता है इसमें, स्ट्रेटजी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये इस तरीके से कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर क्या रहेगा, 5 to 10 मिनट्स की या फिर इससे भी कम टाइम ड्यूरेशन की लेक्चर रहेगा, या फिर टीचिंग का किसी भी मेथड का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो टीचिंग एज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर्ड इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम, the number of students from 5 to 10 and period duration range from 5 to 20 minutes। इसमें भी वही बताया गया है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है, एक टीचिंग का स्केल है जिसमें क्या करते हैं, क्लास साइज को और क्लास टाइम ड्यूरेशन को देखा जाता है। इसमें टाइम भी कम रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या रहेंगे, इसमें कम रहेंगे। ये किसने दिया था, एलन ने दिया था 1996 में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, फर्स्ट रहेगा माइक्रो एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, कम रहेंगे एलिमेंट। सेकंड है टीचिंग स्किल्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड। नेक्स्ट रहेगा द टीचिंग मॉडल्स, इसमें टीचिंग मॉडल्स का भी यूज़ किया जाएगा। देन फिर रिसर्च लेबोरेटरीज। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, प्रिंसिपल में फर्स्ट आ जाएगा एनफोर्समेंट, सेकेंड आ जाएगा प्रैक्टिस एंड ड्रिल, फिर थर्ड आ जाएगा कंटिन्यूटी, फिर आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक सुपरविजन। ये चारों इसके क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग की। तो फर्स्ट स्टेप आ जाएगी डिफाइनिंग द स्किल, फिर आ जाएगी डेमोन्स्ट्रेशन द लेसन, फिर आ जाएगी प्लानिंग द लेसन। स्टेप्स मतलब एक एक करके क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट इसमें डिफाइनिंग द स्किल, फिर हमको क्या करना है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना, फिर प्लान करना, फिर क्या करना है, डिस्कस करना है ऑन लेसन डिवीज़न पे, फिर आ जाएगा टीचिंग ऑन माइक्रो लेसन, नेक्स्ट आ जाएगा री प्लानिंग द लेसन, नेक्स्ट आ जाएगा री टीचिंग द लेसन, फिर नेक्स्ट है री डिस्कशन एंड री फीडबैक, फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिपीटिंग द साइकिल। अब इसमें 5 Rs क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग में। फर्स्ट होता है रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, रिफाइनिंग एंड रीडूइंग। ये क्या होगा, इसके 5 Rs हो गए माइक्रो टीचिंग के। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, फर्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव फीडबैक फॉर स्टूडेंट टीचर बिहेवियर। ये माइक्रो टीचिंग इज़ यूजफुल इन गिविंग नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल्स। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो क्या करती है, नॉलेज को प्रोवाइड करती रह जाएगा। री इन्फोर्समेंट, प्रूविंग क्वेश्चन आर डेवलप। फिर नेक्स्ट है टू इंक्रीज एंड एनरिच द टीचिंग एफिशिएंसी। इसमें टीचिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कंटिन्यूअस फीडबैक टू इम्प्रूव स्किल ऑफ द स्टूडेंट टीचर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इट इज़ द रियल टीचिंग। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट आ जाएगा इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, फिर आ जाएगा टीचिंग प्रैक्टिस इज लिमिटेड, फिर नेक्स्ट आ जाएगा टू रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ टीचर,
फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइक्रो टीचिंग इज़ नॉट बी एडिक्वेट। फिर नेक्स्ट है इट कैन बी कैरीड आउट सक्सेसफुली इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का ई, प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स होता क्या है? तो जो प्रोजेक्टेड एड्स है उसके अंदर में क्या क्या आ जाता है पहले हम देख लेते हैं। स्लाइड्स आ जाती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाता है, फिल्म आ जाती है, टेलीविज़न आ जाता है, VCR और VCD आ जाता है और LCD आ जाता है। सबसे पहले हम स्लाइड से देखते हैं कि होता क्या है। स्लाइड्स आर ट्रांसपेरेंट पिक्चर प्रोजेक्टेड बाय shining light through them. The commonly used size of slides are 2x2 and 4 slides are used on the variety of material glass containing. These are used in very effective teaching aids. ये जो स्लाइड्स है वो क्या है, एक इफेक्टिव टीचिंग एड्स है जिसमें हमें साइज 2x2 रखना है। और ये इसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्टेड शाइनिंग वाला क्या होता है, एक लाइटिंग इसमें दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट पिक्चर इसमें लगाई जाती है और ये बहुत अच्छा इफेक्टिव एक एबीएड्स माना जाता है टीचिंग के लिए। हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट। जो अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा उस टॉपिक को लेके और क्यूरियोसिटी आएगी। फिर है एक्सप्लेन द कंटेंट वेल। अगर हम स्लाइड से टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होता है समझाने का। फिर है कैन बी व्यूड बाय द एंटायर क्लास। सारी क्लास को इजीली दिखता है और समझ आता है। फिर है नेक्स्ट आ जाएगा टेस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिव्यू इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा फैसिलिटेट स्टूडेंट टीचर पार्टिसिपेशन। अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ स्लाइड्स। 2 टाइप्स की क्या होती हैं स्लाइड्स होती है, एक हैंडमेड होती है और एक फोटोग्राफिक होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोजेक्टेड एड में ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। अब ये OHP क्या होता है, OHP एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या होती है बहुत अच्छी, एक क्या होती है टीचिंग एड के लिए बहुत अच्छा एक एवीएट्स होता है जिसके थ्रू भी इमेजिंग या फिर किसी भी प्रकार के पिक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर में दिखा सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज द इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड। दिस मशीन प्रोजेक्टेड एन इमेज फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी विच इज transparent. The graphic picture and messages of transparencies are reflected on the screen. इसमें क्या रहेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर हम किसी भी पिक्चर्स को या फिर इमेजेस को, मैसेजेस को हम रखेंगे और वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू क्या दिखाएगा, स्क्रीन पे हमें शो होगा। एडवांटेजेस देख लेते हैं हम इसके। एन OHP कैन बी प्रोजेक्टेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल like diagram, chart, map, graphs. After those are transferable on transparencies. Next आ जाएगा it needs less darkened room. इसमें ज़्यादा डार्क रूम की हमें नीड नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाएगा OHP कैन बी यूज इन नॉर्मली लाइटेड रूम। जो OHP होता है उसको हम नॉर्मली लाइटेड रूम में भी हम शो कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। OHP इज एक्सपेंसिव, इसका कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। फिर इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ये साइज़ में बड़े होने के कारण इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। फिर इट इज़ द नॉट पॉसिबल टू यूज़ आउटसाइड द क्लासरूम, हम इसको क्लासरूम के आउटसाइड शो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ द एब्सेंस ऑफ वाइट वॉल एंड स्क्रीन, दिस इज़ नॉट यूजफुल। इसमें क्या होता है, जो वाइट वॉल रहेगी उसमें ही हम अपनी क्या बना सकते हैं, स्क्रीन में हम उसी में हम शो कर सकते हैं। अगर वाइट वॉल नहीं है तो हम ओवरहेड प्रोजेक्टर में किसी भी डायग्राम चार्ट को हम शो ऑफ नहीं कर सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट आ जाएगा फिल्म। फिल्म है ए फिल्म एंड फिल्म स्ट्रिप इज़ 35 mm वाइड एंड हैज़ द सीरीज ऑफ 12 to 48 पिक्चर फ्रेम अरेंज्ड इन द सीक्वेंस सो दैट दे डेवलप अ थीम। ये जो फिल्म है वो क्या होती है, एक फिल्म स्ट्रिप होती है जो 35 mm की वाइड होती है। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स की क्या होती है, सीरीज़ होती है, कितनी 12 to 14 पिक्चर्स की सीरीज़ होती है जो एक फ्रेम में अरेंज्ड रहती है। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं फिल्म स्ट्रिप के। फर्स्ट आ जाएगा मॉडरेट कॉस्ट, इसका बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं होता और लो कॉस्ट भी नहीं होता। नेक्स्ट आ जाएगा लाइट एंड अर्ली टू ट्रांसपोर्ट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा नॉन फ्रेजाइल एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। फिर नेक्स्ट आ जाएगा
कंपैरेटिवली लो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्टर्स। ये प्रोजेक्टर्स इनका कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न हैज़ बिकम थर्ड पेरेंट एंड द फर्स्ट टीचर। जो टेलीविज़न है वो हमारा क्या है, थर्ड पेरेंट है और हमारा फर्स्ट टीचर है। द हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न शो दैट इट इज़ द वेरी पावरफुल इन फॉर्मेटिव socializing and mobilizing force. Television was used for instructional purpose for the first time in USA. फर्स्ट टाइम ये कहाँ यूज़ हुआ था, USA में हुआ था इंस्ट्रक्शनल पर्पस को लेके। अब इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा टू प्रोवाइड कॉमन एक्सपीरियंस टू ऑल स्टूडेंट। ये सारे स्टूडेंट में क्या करता है, कॉमन एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाएगा इट मेक्स क्विक एंड लास्टिंग विजुअल एंड रूरल इम्प्रेशन। नेक्स्ट आ जाएगा इट कैन इंड्यूस इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है इट कैन डायरेक्टली शो द करंट हैपनिंग। फिर है द पावरफुल मीडियम ऑफ मास एजुकेशन। हम नेक्स्ट देखते हैं VCR और VCD। इसमें आ जाएगा द पोटेंशियल ऑफ वीडियो कैसेट्स एग्जिस्ट्स। ये क्या है, वीडियो कैसेट्स एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक ऑफ लर्निंग अ वाइड रेंज ऑफ मोटर इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव एंड interpersonal skill and effective skills and affective skill as well. The facility could be particularly useful where distance education programs are involved with skill and techniques. ये भी क्या होता है, एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्टेड एड्स होता है। इसका हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। द कंट्रोल ऑफ इक्विपमेंट एंड लर्निंग process is placed in the hand of learner through control over the machines. फिर नेक्स्ट जाएगा द कैपेसिटी टू ऑर्डर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट कंट्रोल द रेट ऑफ लर्निंग एंड फैसिलिटेट्स प्रैक्टिस सीक्वेंस। अब नेक्स्ट प्रोजेक्टेड एड्स है LCD। क्या है ये, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम देखते हैं दिस एड्स हैज़ बीन लार्जली सुपरसेडेड बाय डाटा प्रोजेक्टर द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड प्लेस्ड ऑन द ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें क्या होता है, ये पैनल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। किससे, कंप्यूटर से ये कनेक्ट होता है। फिर क्या, ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है। Overhead projector will enable to project computer generalized image on the display screen of the whole class to read. फिर हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द PowerPoint presentation. The sequence of content can be interspread with the summary screens. फिर नेक्स्ट आ जाएगा it is less susceptible to last minute technical difficulties. हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का F, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा MPMSU 2018 का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस आइटम इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड यूजफुल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये क्या होता है, बहुत अच्छा एक मेथड होता है, एक बहुत अच्छा क्या होता है, हम टेस्ट आइटम इसमें तैयार कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा इन एडिशन टू मीजरिंग सिंपल लर्निंग आउटकम। ये क्या होता है, एक सिंपल लर्निंग आउटकम होता है। इट कैन मीजर द वेरीफाई फॉर मोर कॉम्प्लेक्स आउटकम इज द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एरिया। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा एक क्या होता है, एक एप्लीकेशंस होता है जिसमें हम इजी से लेके कॉम्प्लेक्स तक पूरे इसमें हम अपना क्या डाल सकते हैं, इसमें नॉलेज, हम स्किल्स को हम स्किल टेस्ट के थ्रू हम इसमें देख सकते हैं। टाइप्स आर फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम। इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा करेक्ट आंसर फॉर्म, फिर है बेस्ट आंसर फॉर्म, फिर थर्ड आ जाएगा मल्टीपल रिस्पॉन्स फॉर्म, फिर नेक्स्ट आ जाएगा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फॉर्म, फिर आ जाएगा सब्सटीट्यूशन फॉर्म, फिर आ जाएगा कंबाइंड रिस्पॉन्स फॉर्म। ये इतने टाइप के क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। अब हम इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स। फर्स्ट आ जाएगा एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये क्या होता है, इसमें रिलायबिलिटी अच्छी होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सेकंड आ जाएगा प्रोवाइड कॉन्स्ट्रक्टिव
क्रिटिसिज्म। फिर आ जाएगा द रेंज एंड वेराइटी ऑफ फैक्ट कैन बी सिंपल्ड इन गिवन टाइम। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रोवाइड डिटेल्ड फीडबैक फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। नेक्स्ट आ जाएगा इजी एंड रैपिड टू स्कोर। फिर हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड आर्बिट्रेटरी एंड एम्बिजियस क्वेश्चंस। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाएगा आल्सो रिक्वायर द केयरफुल प्रिपरेशन टू अवॉइड क्वेश्चंस टेस्टिंग ओनली रिकॉल, प्रोवाइड क्यूज दैट डू नॉट एग्जिट प्रैक्टिस। फिर आ जाएगा कॉस्टली व्हेन द ग्रुप इज स्मॉल टू रिस्पॉन्ड। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बेस्ट आंसर द स्टूडेंट इज टोल्ड द सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। अब हम इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर आ जाएगा डिफ़िकल्टी टू कंस्ट्रक्ट। फिर आ जाएगा रिक्वायर मोर स्किल एंड मोर टाइम टू प्रिपेयर। इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्किल रहेगी, नॉलेज रहेगा, उतने अच्छे हम क्या बना सकते हैं, MCQs बना सकते हैं। फिर आ जाएगा टीचर कैन नॉट ऑलवेज थिंक ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट आ जाएगा टू राइट मल्टीपल चॉइस आइटम्स डिमांडिंग ओनली फैक्चुअल रिकॉल। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिक्वायर मोर आइटम फॉर स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पे हमारा 2018 के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको 2018 का ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।